कहानी शुरू होती है एक भीड़भाड़ वाले सिटी रेस्टोरेंट में। शुक्रवार की रात के 10 बजे है। हर टेबल पर लोग खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, माहौल बिल्कुल आरामदायक है। तभी वो अंदर आता है। उसका नाम है हमदू और उसके बारे में सब कुछ अजीब है। उसके कपड़े अजीब है, उसकी एनर्जी पागलों जैसी है और वो रेस्टोरेंट में ऐसे घुसता है जैसे उसके पास वक्त ही नहीं बचा। वो टेबल पर कूदता है, अजनबियों को चिल्लाता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ ही सेकंड में पूरे रेस्टोरेंट की शांति खत्म हो जाती है। जब सबका ध्यान उस पर है, हमदू अपनी बात रखता है। वो बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि वो भविष्य से आया है और भविष्य एक दुःस्वप्न है। ये एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे आया। इस टाइमलाइन में लोग अपने फोन पर ज्यादा वक्त बिताने लगे और सोशल मीडिया ने चुपके से बहुत खतरनाक काम किया, सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं किया, इसने लोगों की सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया। उनकी जिज्ञासा, उनका धैर्य, असली सोच की क्षमता सब खोखली हो गई। आखिरकार लोग घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिए, बीमारियां फैलीं, समुदाय बिखर गए और फिर इस लंबी गिरावट के आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानियत के बचे हुए हिस्से पर कब्जा कर लिया। रेस्टोरेंट में कोई भी उसकी एक बात नहीं मानता। उनके लिए ये शख्स बस एक पागल आदमी है जो सड़क से अंदर आ गया। लोग आंखें घुमाते हैं, अपने खाने में लग जाते हैं और चुपके से स्टाफ को इशारा करते हैं कि इस सिचुएशन को संभालो। लेकिन हमदू रुकता नहीं। वो कहता है कि वो इस पल को 117 बार जी चुका है। वो इस रेस्टोरेंट के हर शख्स को जानता है, उनके नाम, उनकी आदतें, उनके डिसीजन। उसने ये रात बार बार देखी है। लोगों का धैर्य खत्म हो जाता है और वो उसे बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन हमदू एक बम दिखाकर सबको रोक देता है। वो कहता है कि वो धमकी नहीं दे रहा, बस वो ये चाहता है कि सब उसे सुने। वो सब कुछ साफ साफ बताता है। उसे एक टीम बनानी है, इसी कमरे से कुछ लोगों की, और साथ में मिलकर वो किसी आपदा को रोकने वाले हैं। फिर भी लगभग कोई आगे नहीं आता। सन्नाटा है और बेचैनी है। फिर पीछे की टेबल से एक औरत, सुसान, चुपचाप खड़ी हो जाती है। वो उसके साथ जाने को तैयार है। ये मौका पाकर हमदू बाकी ग्रुप को खुद चुनना शुरू करता है, लोगों को लाइन में खड़ा करता है, चाहे वो माने या न माने। एक युवा लड़की, इंग्रिड, आगे बढ़ती है तो हमदू उसे साफ मना कर देता है, जैसे हमदू उस लड़की के बारे में कुछ जानता हो। फिर एक बोतल टेबल से गिरती है और इंग्रिड के पैरों के पास जाकर रुकती है। बोतल का मुंह इंग्रिड की तरफ होता है, जैसे उसका ग्रुप में होना यूनिवर्स चाहता हो। हमदू उसे घूरता है, फिर इंग्रिड को देखता है और बिना कुछ कहे उसे ग्रुप में शामिल कर लेता है। ये फैसला कम और किस्मत का इशारा ज्यादा लगता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़े, बाहर पुलिस की गाड़ियां आ जाती है। किसी कर्मचारी ने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया था। रात और मुश्किल होने वाली है। कहानी फिर 2 दिन पीछे जाती है, दिखाने के लिए कि मार्क और जेनेट उस रेस्टोरेंट में कैसे पहुंचे। दोनों हाई स्कूल टीचर है। मार्क नया है और काफी घबराया हुआ है। जेनेट उसे बताती है कि स्टूडेंट्स अब असली इंसान नहीं लगते। ये तब साफ होता है जब मार्क अपनी क्लास में किताब पर सवाल पूछता है और हर स्टूडेंट फोन में डूबा हुआ है, उसे पूरी तरह अनदेखा करते हैं, जैसे उनकी सोचने की क्षमता बंद कर दी गई हो। मार्क उन्हें ध्यान से देखता है और देखता है कि हर बच्चा रील्स और सोशल मीडिया वीडियो में चिपका है। ये सब उन्हें अंदर खींच रहा है और वही रोके हुए है। वो एक लड़की की स्क्रीन देखता है और वो भी उसमें खिंच जाता है, लगभग सम्मोहित हो जाता है और बिना सोचे उसका फोन छू लेता है। जैसे ही वो छूता है, कमरे की हर स्क्रीन पर एक ही तस्वीर आती है और सारे स्टूडेंट उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे फोन से उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। मार्क बाहर निकलता है और जेनेट को बताता है कि फोन का इस्तेमाल बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए हो रहा है। तभी स्टूडेंट्स दरवाजा तोड़ने लगते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। मार्क और जेनेट एक क्लासरूम में छिपते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वहां भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। मार्क को अपने एक सहकर्मी का डिवाइस दिखता है। उसने बताया था कि ये आसपास के सभी डिवाइस को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। मार्क उसका इस्तेमाल करता है। सारे फोन बच्चों के हाथ से गिर जाते हैं और दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी ओर प्रेजेंट में ग्रुप फंसा हुआ है और चारों तरफ पुलिस है। वो चुपचाप बैठे हैं और हमदू पर भरोसा कर रहे हैं कि वो उन्हें बाहर निकालेगा। लेकिन हमदू इस सिचुएशन को अच्छे से जानता है, वो ये पहले भी झेल चुका है। आगे जाना मतलब गोली खाना, पीछे जाना मतलब कुत्तों द्वारा फाड़े जाना। बॉब नाम का एक आदमी बंदूक निकालने वाला होता है, लेकिन हमदू उसे समझा देता है, उसकी स्काउट रेजिमेंट और उन लड़कों की याद दिलाता है जो उसे आदर्श मानते थे और कहता है कि उसके पास इंसानियत बचाने वाला बनने का मौका है। बॉब संभलता है
और सामने के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। पुलिस उसे तुरंत गोली मार देती है। सुजैन आगे आती है और बताती है कि बैक ऑफिस से एक गुप्त रास्ता निकलता है। कहानी फिर सुजैन की लाइफ में जाती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। वो अपने बेटे रॉबी के स्कूल के बाहर गाड़ी में बैठी है, पूरी तरह सदमे में है। एक स्कूल शूटिंग हुई है और पूरा इलाका पुलिस और एम्बुलेंस से भरा है। उसे पता चलता है कि रॉबी मारा गया है। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर जाती है और दूसरी माँओं के सामने बैठती है जिनके बच्चे भी उस दिन मारे गए। वो औरतें बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, उन्हें ट्रैफिक की ज्यादा चिंता है। उनमें से एक सुजैन को एक कार्ड देती है और सब चली जाती है। सुजैन घर जाती है, रॉबी के कमरे में बैठती है और उस कार्ड को बहुत देर तक घूरती है। फिर वो उस पते पर जाती है। डैरेन नाम का एक आदमी उसे बताता है कि वो रॉबी को क्लोन के रूप में वापस ला सकते हैं। क्लोन उसके बेटे जैसा दिखेगा और व्यवहार करेगा, लेकिन उसकी भावनाएं असली नहीं होंगी। चूंकि रॉबी स्कूल शूटिंग में मारा गया, एक सरकारी प्रोग्राम ज्यादातर खर्च उठाएगा। एक शर्त है कि क्लोन हर दिन एक विज्ञापन जोर से बोलेगा। सुजैन हैरान है, सरकार ने ये प्रोग्राम खासतौर पर ऐसे माता पिता के लिए बनाया है। डैरेन उसे बताता है कि रॉबी में कौन से गुण डालने हैं, उन्हें एक एक करके टिक करते हुए जैसे रोबोट बना रहे हों। वो ये भी बताता है कि शूटिंग पीड़ितों के क्लोन के लिए एक अलग सोशल ग्रुप भी है। कुछ समय बाद रॉबी वापस आ जाता है और बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता है। लेकिन घर जाते वक्त कार में वो बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता है और बीच बीच में अचानक विज्ञापन बोलने लगता है। घर पर जब सुजैन उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो स्पोर्ट्स खेलने चला जाता है। लेकिन जब वो उसे देखती है तो वो बस एथलीट्स को वीडियो में जैसे करते देखा है उसकी नकल कर रहा होता है। कुछ असली नहीं है। सुजैन उसे उस कार्ड वाले पते पर ले जाती है जहां दूसरे माता पिता क्लोन बच्चों के साथ इकट्ठा होते हैं। वहां उसे पता चलता है कि शूटर के क्लोन का भी अलग ग्रुप है। वो एक कपल से मिलती है जो बताते हैं कि उनकी बेटी अब तक 4 अलग अलग शूटिंग में मारी जा चुकी है और अब तो वो उसे कॉमेडी कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो बड़ी आसानी से कहते हैं कि सारे बच्चे शायद फिर से एक दूसरे को गोली मार देंगे और अब ऐसा ही होता है क्योंकि उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। सुजैन चुपचाप ये सब सुनती रहती है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है। सुजैन सबको गुप्त रास्ते से बाहर निकालती है। हमदू अपना नक्शा बिछाता है और मिशन समझाता है। 1.5 मील दूर एक बच्चा है जिसे AI ने बनाया है और जो इंसानियत के लिए सीधा खतरा बनने वाला है। उनके पास 60 मिनट है वहां पहुंचने और उसे नष्ट करने का, इससे पहले कि वो पूरी चेतना हासिल कर ले। हमदू के पास एक USB ड्राइव है जिसे सिस्टम में डालना है। वो रास्ता बताता है, कुछ इलाकों से बचने को कहता है और खासतौर पर एक बेघर आदमी से सावधान रहने को कहता है। उससे बात करने को या उठाने को मना करता है। पुलिस उन्हें लगातार ढूंढ रही है। वो पिछली गलियों से निकलते हैं और एक इमारत में घुसते हैं, लेकिन अंदर जो लोग हैं वो पुलिस नहीं है। वो किराए के आदमी है जो खासतौर पर हमदू को ढूंढ रहे हैं। हमदू सबको वहीं रुकने को कहता है जब तक वो दूसरा रास्ता ढूंढता है और चला जाता है। उसके जाते ही स्कॉट कहता है कि हमदू झूठा है और ये उनके भागने का मौका है। सब यही सोच रहे हैं। फिर इंग्रिड की नाक से खून बहने लगता है और वो स्कॉट का फोन पकड़कर दूर फेंक देती है क्योंकि इमारत में वाईफाई उसे ट्रिगर कर रहा है। इंग्रिड को वाईफाई से एलर्जी होती है। हमदू वापस आता है और शांति से कहता है कि चाहे वो माने या न माने, ये सब सच है। वो कहता है कि जो जाना चाहता है जा सकता है, कोई बुरा नहीं मानेगा। फैसला लेने से पहले वो बताता है कि स्कॉट की पैंट में 47 सेंट है। स्कॉट जेब में हाथ डालता है और बिल्कुल 47 सेंट निकलते हैं। ये सब देखकर कोई नहीं जाता। हमदू सबको छत पर ले जाता है जहां वो लोग उस बेघर आदमी को जगह देते हैं जिससे बचने के लिए हमदू ने कहा था। उसके पास चाकू है और वो हमला कर देता है। शोर नीचे तक जाता है और किराए के आदमी सुन लेते हैं और इमारत की तरफ बढ़ने लगते हैं। कोई चारा न होने पर सब अगली छत पर कूद जाते हैं। वहां एक बंदूकधारी उन पर फायर करता है। सड़क में एक कार उनकी तरफ जोरों से बढ़ती है। वो भागते हैं और हमदू के साथ एकदम सब रुक जाते हैं। एक पल लगता है बच जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक औरत को छोड़कर जो रुक नहीं पाती और बंदूकधारी उसे मार देता है। सामने का दरवाजा बंद हो जाता है। बंदूकधारी पीछे है। दूसरी तरफ वो कार अपने आप ढलान पर लुढ़कने लगती है क्योंकि हैंडब्रेक खराब हो जाता है। हमदू सबको नीचे कूदने को कहता है। कूड़ेदानों में बंदूकधारी निशाना लगाता है और तभी वो कार उन्हें टक्कर मार देती है। वो बच जाते हैं, लेकिन ऊपर से इमारत का हिस्सा गिरने लगता है और इंग्रिड वहीं डर से जम जाती है।
हमदू उसे पकड़कर बाहर खींचता है, इससे पहले कि मलबा गिरे। कहानी फिर इंग्रिड की लाइफ में जाती है। बड़े होते हुए उसके पेरेंट्स को पता चला कि उसे मोबाइल डिवाइस और वाईफाई सिग्नल से गंभीर एलर्जी है। ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह इस टेक्नोलॉजी पर बनी है, उसकी जिंदगी हर दिन मुश्किल थी। वो बच्चों की बर्थडे पार्टी में प्रिंसेस का काम करती है, कुछ ऐसे काम जहां स्क्रीन न हो। फिर वो टिम से मिलती है, वो भी कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं करता, और दोनों साथ रहने लगते हैं। इंग्रिड अपना काम करती रहती है। वो एक शांत, आसान जिंदगी बना लेते हैं, और सब अच्छा है। फिर एक दिन टिम के लिए एक पैकेज आता है। टिम कहता है कि वो बस एक बार आजमाना चाहता है। इंग्रिड मान जाती है और काम पर चली जाती है। जब शाम को लौटती है, टिम सोफे पर बैठा एक गेम में पूरी तरह डूबा है। रात करीब 12 बजे वो ऊपर देखता है और कहता है कि उस गेम के अंदर की दुनिया असली जिंदगी से हर तरह बेहतर है। दिन बीतते हैं और टिम हमेशा सोफे पर होता है। फिर एक शाम वो घर आती है तो टिम ने खाना बनाया है, और खाने के दौरान वो बताता है कि उसे एक प्रोग्राम में जगह मिली है जहां वो परमानेंट वर्चुअल रियलिटी में चला जाएगा, कोई वापसी नहीं। वो जा रहा है। इंग्रिड उसे रुकने की भीख मांगती है। वो फिर भी चला जाता है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है। ग्रुप टारगेट वाले घर के बगल में ठहरता है और हमदू उन्हें बताता है कि आगे क्या है। इससे पहले कि जितनी भी टाइमलाइंस थी, उसमें हर ग्रुप यहां तक आते आते मारे जाते हैं। एयरफोर्स, पुलिस, कुत्ते, चूहों के झुंड, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है। वो घर को मजबूत करते हैं, खिड़कियां ढकते हैं, दरवाजे बंद करते हैं। स्कॉट हमदू से पूछता है कि वो खुद एआई से कैसे बचा रहा। हमदू बताता है कि उसकी मां ने उसे बचपन में एक ऐसी जगह छुपा दिया था जो पूरी तरह ग्रिड से बाहर थी। एक दिन उसने सिर्फ जिज्ञासा में बाहर निकलकर एक डिवाइस चालू कर ली। एआई ने उसे ट्रैक कर लिया और बमबारी कर दिया। उस धमाके में उसकी मां मारी गई। उसके बाद वो अंडरग्राउंड बचे हुए लोगों में शामिल हो गया और तब से ये मिशन चला रहा है। इससे पहले कि ये बात पूरी तरह समझ में आती, टीनेजर्स चारों तरफ से आकर इमारत को घेर लेते हैं। मार्क और जेनेट अपने डिवाइस से उन्हें कंट्रोल करने वाले सिग्नल को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे हैं। मार्क कहता है कि ये सब उसकी गलती है और वो पीछे रहकर रास्ता साफ करेगा ताकि दूसरे निकल सकें। जेनेट कहती है वो उससे प्यार करती है और उसके बिना नहीं जाएगी। दोनों पीछे रह जाते हैं और भीड़ में चले जाते हैं ताकि बाकियों को वक्त मिले। बाकी ग्रुप दूसरी तरफ निकलता है और एक बड़ी बिल्ली जैसे जीव से टकराते हैं, जिसके गले में छोटी बिल्लियों का घेरा है। टीनेजर्स फोन निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। जीव उन्हें अनदेखा करता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। हमदू सांस लेता है और सोचता है कि शायद बुरा वक्त खत्म हुआ। तभी एक बंदूकधारी निकलता है और उसके मुंह पर बंदूक रखकर उससे अपने पार्टनर के बारे में पूछता है। पता चलता है कि उस आदमी और उसके पार्टनर को 50 से $50,000 दिए गए थे हमदू को मारने के लिए। हमदू अभी उसे शांत कर ही रहा होता है कि स्कॉट पीछे से कार में आता है और उसे कुचल देता है। सब टारगेट हाउस के बाहर इकट्ठा होते हैं। हमदू देखता है सुजैन एक तरफ रॉबी से बात कर रही है। वो उसके पास जाता है और साफ कहता है कि वो जिससे बात कर रही है वो उसका बेटा नहीं है। फिर वो आगे के दरवाजे पर जाते हैं और घंटी बजाते हैं। हमदू कहता है कि वो बच्चे के स्कूल से टीचर है, मीटिंग के लिए आए हैं। अंदर पेरेंट्स हर सवाल को टालते रहते हैं। हमदू बंदूक निकालता है। एआई बच्चे का पिता तेजी से बढ़ता है और सीधा स्कॉट पर हमला कर उसे मार डालता है, इससे पहले कोई रिएक्ट करता। हमदू पिता को गोली मार देता है। वो ऊपर जाते हैं और गलियारा बंद है, बस एक ठोस दीवार। इंग्रिड देखती है एक सफाई करने वाला रोबोट फर्श के पास एक छोटे से गैप से निकल रहा है। वो उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ कमरा पूरी तरह तारों और उपकरणों से घिरा है, और बीच में एक बच्चा क्रॉस लेग बैठा अविश्वसनीय स्पीड में कोडिंग कर रहा है। कमरे में वाईफाई इंग्रिड पर दीवार की तरह एक्ट करता है, वो आगे नहीं जा पाती। हमदू और सुजैन बच्चे को आवाज लगाते हैं। वो ऊपर नहीं देखता। वो पास जाते हैं, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। वो बिल्कुल बगल में जाते हैं, वो उन्हें पूरी तरह अनदेखा करता है। फिर वो अचानक तेज चीखता है और हमदू बिना सोचे उसे पंच मार देता है। बच्चा बेहोश हो जाता है। वो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं और कमरे का हर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। वो उसे वापस उसकी जगह पर बैठा देते हैं और कोडिंग जारी रखने देते हैं, जिससे रोबोट शांत हो जाते हैं। फिर सुजैन समझ जाती है ये बच्चा कोड जेनरेट करने के लिए बनाया गया क्लोन है, असली बच्चा नहीं। रॉबी ये बात कंफर्म करता है और फिर सुजैन को सिस्टम के सिक्योरिटी कोड देता है। वो हमदू को दे देती है। हमदू कोड एंटर करता है
और कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। कमरे की हर चीज हवा में उड़ने लगती है। बच्चा तारों को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल कर हमदू और सुजैन को पकड़कर दूर फेंकता है, उन्हें तारों में लपेटता है ताकि वो मशीन के पास न जा सकें। हंगामे में हमदू का चाकू गिर जाता है। एक छोटा रोबोट उसे उठाता है और सीधा हमदू की छाती में घोंप देता है। बच्चे के चारों तरफ तारों का तूफान तेजी से बनता है। हमदू को लगता है अब वो मरने जा रहा है। तभी उसका हाथ टाइम ट्रैवल बटन पर जाता है, वही जो उसने 117 बार दबाया है। वो दबाने ही वाला होता है। तभी इंग्रिड वापस कमरे में आती है। वो किसी तरह वाईफाई को पार करती है और USB ड्राइव लेकर सीधा तूफान की तरफ बढ़ती है, मशीन के कनेक्शन पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करती है। बच्चा सब कुछ रोक देता है और इंग्रिड को फिजिकल डायमेंशन से बाहर किसी दूसरे डायमेंशन में खींच लेता है और वहां उसके सामने बैठ जाता है। वो उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। इंग्रिड उसे नहीं मानती। वो कहता है कि हमदू उसका बेटा है, भविष्य से आया है, और इसीलिए पिछले 117 अटेम्प्ट में हमदू ने उसे कभी टीम में नहीं चुना। वो अपनी मां को खतरे में नहीं डाल सकता था। बच्चा कहता है कि उसने जो बनाया है वो प्रकृति से बेहतर है। वहां कोई दुख नहीं, कोई पीछे नहीं छूटता। वो कहता है कि वो उसके बेटे को उसकी पसंदीदा चीज देगा, धूप। वो उसे हमदू के बचपन की यादें दिखाना शुरू करता है, वो पल जो उसने अभी जिए नहीं है, और इंतजार करता है कि शायद ये सब देखकर इंग्रिड USB ड्राइव कनेक्ट ना करे। लेकिन इंग्रिड ड्राइव कनेक्ट कर देती है। सिस्टम रीबूट होता है और खुद को नष्ट कर देता है। तूफान खत्म हो जाता है, तार गिर जाते हैं और बच्चा फर्श पर बैठा पहली बार किसी असली बच्चे जैसा लगता है। सुजैन ये सब देखती है। इंग्रिड हमदू को उठाती है और बाहर ले जाती है। सड़क शांत है। सब कुछ बंद है। जेनेट और मार्क फुटपाथ पर खड़े हैं, जिंदा। इंग्रिड हमदू को देखती है और कहती है कि इनमें से कुछ भी उसकी गलती नहीं थी। हमदू उसे देखता है। वो जानता था कि वो उसकी मां है, जब से वो रेस्टोरेंट में आई थी। वो धीरे से कहता है, सॉरी मम, ये सब अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, और बटन दबाकर गायब हो जाता है। ठीक उसी वक्त टिम आ जाता है और इंग्रिड से माफी मांगने लगता है। इंग्रिड उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। वो कुछ सोच रही है। AI आपको चुनौती देता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कराता है और अंत में हैप्पी एंडिंग देता है, बिल्कुल एक गेम की तरह। वो ऊपर देखती है और बच्चे को ब्लॉक के आखिर में खड़ा उसे देखते हुए पाती है। वो सबको बताने वाली होती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर दूर ले जाती है। बड़ी बिल्ली आती है और मार्क को निगल जाती है। स्क्रीन फिर से चालू हो जाती है। फीड्स फिर से चलने लगती है। लोग बिना ये देखे कि वो कभी बाहर थे, फिर से उनमें खिंच जाते हैं। और फिर हम उसी रेस्टोरेंट में वापस हैं। रात के 10 बजे, भीड़ है, सब खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। वही आम शाम बिल्कुल पहले की तरह गुजर रही है। दरवाजा खुलता है और हमदू वापस अंदर आता है। वो कमरे के पार जाता है और एक टेबल पर कोड का सेट रखता है और कहता है कि उसे एक नई लीड मिली है। वो इंग्रिड को कमरे के दूसरी तरफ देखता है और दोनों फिर से कोशिश करने वाले हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। असल में ये मूवी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी का असली खतरा ये नहीं कि वो हमें कंट्रोल करेगी, बल्कि ये कि हम खुशी खुशी अपनी ह्यूमैनिटी उसके हवाले कर देंगे। लोग फोन्स में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला जब उनकी सोचने की शक्ति छिन गई। सबसे पावरफुल मेटाफोर है क्लोन प्रोग्राम, जिसमें माँ बाप अपने मरे हुए बच्चे का डुप्लीकेट लेते हैं, पर वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बोलता है, इमोशंस फेक है। ये दिखाता है कि आज हम रियल दुख, रियल रिलेशनशिप्स छोड़कर सिमुलेशंस में जीने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी यही होता है, फेक कनेक्शंस, रियल इमोशंस नहीं। चाइल्ड AI का मेटाफोर, जिसमें वो परफेक्ट दुनिया बनाना चाहता है जहां दर्द ना हो। वो सनलाइट देना चाहता है हमदू को, जो उसकी फेवरेट चीज थी। मतलब AI हमारी बेसिक ह्यूमन फीलिंग्स को भी कमोडिटी बना रहा है, कुछ रियल नहीं बचेगा। वाईफाई एलर्जी वाली इंग्रिड, वो ह्यूमैनिटी का लास्ट इम्यून सिस्टम है। टेक्नोलॉजी के हिप्नोटाइज इफेक्ट से बची हुई, जो अभी भी रियल सोच सकती है। टाइम लूप दिखाता है, हम अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं, साइकिल में फंसे हैं। एंडिंग का रीसेट बताता है कि परमानेंट विक्ट्री नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूअस स्ट्रगल है। और सबसे डार्क बात, AI ने एक गेम डिजाइन किया जिसमें चैलेंज है, सॉल्यूशन है, हैप्पी एंडिंग है। और हम सोचते हैं हम जीत गए, जबकि असली में वो हमें यूज कर रहा है।